ठीक है, तो बायोटेक इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये है हमारा अगला टॉपिक। हमें पता था कि कल हमने इसमें एक जो एप्लीकेशन था उसको कंप्लीट भी किया था, एंड वो जो एप्लीकेशन था क्या था, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डिटेल हम प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके थे, और यहाँ हमने इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया था कि बेसिकली किस तरह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डिजायर्ड जो डीएनए है उसकी कॉपीज बना सकते हैं। यूज हमने देखा था टू डिटेक्ट एचआईवी, ठीक है, टू डिटेक्ट या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पीसीआर के यूजेस भी देखे थे, और इसे 3 स्टेप्स में एक साइकिल कंप्लीट होती है, डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक एक्सटेंशन। आज जो हमने कल सेकंड स्टार्ट किया था पीसीआर के बाद में, दैट वाज एलाइजा, ठीक है, ELISA। एलाइजा स्टैंड्स फॉर, ये हमें आज कंप्लीट करना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये है आपका एलाइजा। क्या देखा था हमने कल, इसमें नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है एंजाइम बेस्ड रिएक्शन है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कैसा है, यानी कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, रैपिड तो नहीं कहेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट कहेंगे, उतना जल्दी तो नहीं होता, रैपिड टेस्ट तो कार टेस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, किसके लिए, फॉर एचआईवी के डिटेक्शन के लिए या एड्स के पेशेंट के डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए। हमें पता है ना, यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उन मेथड्स में पेशेंट का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, या आप कह सकते हैं इसका सीरम सैंपल, है ना, ये सारे सैंपल्स को अगर हम यूज़ कर रहे थे, किसके लिए, उनका हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते थे, प्रेजेंस देखते थे पैथोजन का है या नहीं है, एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन तो नहीं होता था। पर ये जो टेस्ट हैं, जो कौन से बेसिकली मॉडर्न मेथड में आते हैं, ये आपके एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के प्रेजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ क्या था, कन्वेंशनल मेथड्स में या जो क्लासिकल मेथड्स थे उनके अंदर ये था कि जब तक सिम्टोमेटिक सिम्टम्स क्रिएट नहीं होंगे इन द पेशेंट बॉडी, तब तक हम डिजीज़ की डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर कोई सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, उसको डाउट है अपने ऊपर, तो उसकी अर्ली स्टेज में ही डिजीज कैन बी इजीली डायग्नोस्ड एंड द पेशेंट कैन बी इजीली क्योर्ड विद दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। यही तो है ना इसका जो बेनिफिट है, इसीलिए तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा यूज है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ डिजीज डायग्नोसिस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ऐसे बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी, यानी कि ये जो एलाइजा है, एलाइजा का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, फॉर्मिंग। एंटीजन और एंटीबॉडी की जब मिक्सिंग होती है तो बेसिकली दिस एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सिंग, फॉर्मिंग, या हमें कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हम उसका प्रेजेंस देखेंगे। हमें पता है कि अगर पेशेंट के सीरम में एंटीजन होगी और अगर आप बाहर से एंटीबॉडी ऐड कर रहे हो सैंपल में, तो इजीली बाइंड अप हो जाएगी एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी। ये आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एंटीबॉडी के बारे में सब कुछ पढ़ा होगा कि जो एंटीबॉडी होती हैं उनके पास स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं ताकि वो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर सकती है। अब सपोज करना कि कोई सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, उसको लगता है कि
आई मे बी अफेक्टेड फ्रॉम द HIV, ठीक है। उस केस में क्या होगा, HIV का जो एंटीजन है वो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वहाँ पर एंटीबॉडी भी बन रहे होंगे उसके लिए। तो अगर हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी डालें इजीली उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो क्या होगा, इजीली वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये रिएक्शन आपको विजिबल होगी। ये जो रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का, ये आपको विजिबल फॉर्म होगी, ठीक है। दिस रिएक्शन विल बी इन द विजिबल फॉर्म। और इसके बिहाफ पर भाई अगर एंटीजन पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट है तभी तो एंटीबॉडी बाइंड करेगी, या अगर आप एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं सपोज दैट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाहर से एंटीजन ऐड करोगे। तब अगर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी है उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए तभी तो ये रिएक्शन होगी। अगर है ही नहीं एंटीजन सैंपल में, यानी कि डिजीज है ही नहीं है, वो सिर्फ सोच रहा था, जो इंडिविजुअल है उसको ऐसा फील हुआ लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, तो वो एंटीबॉडी को ना बाइंड करेगी और ये रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो यही है एंजाइम बेस्ड रिएक्शन जो है एलाइजा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, कल हमने देखा था कि जो एलाइजा थी ये मेनली 3 टाइप्स में होती है। इसके और भी टाइप्स होते हैं लेकिन हमें ज़्यादा लेवल पे डिस्कस नहीं करना है, हमारे लेवल तक हम बात करेंगे, ठीक है, आपके लेवल तक। एक जो यहाँ पर जनरली जो एलाइजा है दैट इज व्हाट, डायरेक्ट एलाइजा। सबसे पहला जो एलाइजा है डायरेक्ट एलाइजा, कल हमने शायद थोड़ा बहुत ही डिस्कस किया था। सेकेंड इज इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, and the third one is sandwich ELISA। कौन आया भाई इतना लेट? ठीक है, सैंडविच ELISA, ठीक है। अब देखिएगा, हमें पता है कि जो डायरेक्ट एलाइजा है इसमें किसकी डायग्नोसिस करी जाती है, यानी कि इट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। इनडायरेक्ट एलाइजा इज फॉर एंटीबॉडी, डन। और सैंडविच एलाइजा कल हमने देखा भी था, इट इज फॉर बोथ। देखिए कैसे करते हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट एलाइजा के लिए। क्या होता है इसमें हम, और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में आता है कि जो हम यहाँ पे प्लेट यूज़ करते हैं उस प्लेट का नाम क्या होता है। एलाइजा टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए जो प्लेट यूज़ करी जाती है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट वन इज। तो उसकी जो प्लेट है स्पेसिफिक प्लेट होती है और एलाइजा के लिए ही यूज़ करी जाती है, एंड द नेम ऑफ दैट प्लेट इज माइक्रोटाइटर प्लेट, ठीक है, TITRE, माइक्रोटाइटर प्लेट। ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, ठीक है, ये यूज करी जाती है, यूज फॉर एलाइजा टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये जो प्लेट है एंटीजन, अब डिटेक्ट किसको कर रहे हैं, अगर हम एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो वो एंटीजन कोएटेड प्लेट होगी। अगर हमें एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो वो एंटीबॉडी कोएटेड प्लेट होगी। और अगर वो सैंडविच एलाइजा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कोएटेड प्लेट होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो प्लेट होती है जनरली ये 96 वेल्स कोएटेड प्लेट होती है, 96 वेल्स कोएटेड, ठीक है, प्लेट होती है। इसमें 96 वेल्स होते हैं। याद आया जैसे हमने एगेरोस जेल जब बनाया था, एगेरोस प्लेट थी तो वो कुछ ऐसे थी ना, इस तरह से। ये आपकी एगेरोस प्लेट थी और इसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे वेल्स बने हुए थे, बनाए थे हमने। यहाँ तो हम ये वेल्स बनाते हैं, इस प्लेट में ऑलरेडी वेल्स होते हैं। तो ये प्लेट कुछ आपकी इस तरह से होती है, यानी कि अगर अब मैं इसको माइक्रोटाइटर प्लेट को यहाँ पे, अब एगेरोस नहीं, अब हम इसको माइक्रोटाइटर प्लेट कंसीडर करेंगे, ये कुछ ऐसे होगी, ठीक है। और इसमें ऐसे 96 वेल्स होंगे इस तरह से,
ये हैं वो वेल्स, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से ये क्या होगी और इसके अंदर में आप अपने सैंपल को लोड करोगे। आया समझ में? ये प्लेट है माइक्रो टाइटर प्लेट्स हैविंग 96 कोएटेड वेल्स, ठीक है। आप इसे यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिएगा और फिर मुझे बताइएगा जल्दी से। नोट किया? डन, ओके। देखिए अब क्या चल रहा है हमारा, डायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। क्या चल रहा है हमारा, डायरेक्ट, ना कि इनडायरेक्ट एलाइजा। तो डायरेक्ट एलाइजा किसके लिए करते हैं? फॉर एंटीजन के लिए। कैसे करते हैं अब समझना इसको। ये एक हमने प्लेट ली है इस तरह से, ये वो प्लेट है माइक्रो टाइटर प्लेट, हम इसको इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये है एक माइक्रो टाइटर प्लेट। यहाँ पे ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर पेशेंट का सैंपल है जिसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया होगा, तब हमने उसमें से सीरम निकाला। ब्लड सैंपल था ये, पेशेंट ब्लड सैंपल, डन। और इस पेशेंट ब्लड सैंपल को हमने सेंट्रीफ्यूज किया, तो जितने भी हायर डेब्रीज थे वो सब यहाँ आ गए। येलो कलर सब्सटेंस जो था सीरम वो यहाँ है, ठीक है। सीरम में ही तो क्या होंगे, प्रेजेंस होता है ना एंटीजन का या तो एंटीबॉडी का, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं, डन। तो इस सीरम को आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे इस प्लेट में, और जो एंटीजन्स होंगे वो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। ये इस तरह से वेल्स के सरफेस पर क्या आ गए, एंटीजन आ गए, दे ऑल आर एंटीजन, ठीक है। ये है वो एंटीजन्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट जो पेशेंट सीरम है, पेशेंट सीरम, ठीक है, इसको आपने ऐड किया है, पोर किया है, किसमें, वेल्स में, इनटू वेल्स। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, देन अब इसके बाद में क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं मार्केट में पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। अगर जो भी एंटीजन सस्पेक्टेड है उसके लिए मार्केट में अवेलेबल होती है रेडीमेड एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज हम यहाँ पर लाएंगे और वो एंटीबॉडीज एंजाइम से लिंक्ड होंगी। किससे लिंक्ड होंगी, एंजाइम से। ये एंटीबॉडीज हैं, सपोज करिएगा, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज एंजाइम लिंक्ड है, इसीलिए तो बोला गया इसको एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। तो इसको हम अलग पेन से यूज करके बना लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ये है ये एंटीबॉडीज इस तरह से, ठीक है, और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं। इन एंटीबॉडीज को हम क्या करेंगे, अब जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं अब उनको यहाँ इस वेल के अंदर में इंट्रोड्यूस कराएंगे और ये फिर प्राइमरी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये अपनी ये जो एंटीबॉडीज हैं स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हैं, अगर वो वाकई में उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये इस तरह से क्या कर गई, बाइंड कर गई, ठीक है। ये एंजाइम अगर ये है तो स्पेसिफिक है तो ही करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी, ठीक है। ये हमने इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया। तो हम सेकेंड स्टेप को भी यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम,
एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को आपने अब ऐड करा दिया। और जब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यहाँ ऐड करेगी तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि ये क्या बना देगी, इट फॉर्म्स प्राइमरी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, बना दिया। ठीक है, अब इसने यहाँ पे जो प्राइमरी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या कॉन्जुगेट कह लीजिए, एक ही मतलब है, कॉन्जुगेट लिख लीजिएगा ज़्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट का इसने फॉर्मेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसी सैंपल में, इसी वेल में एक एंजाइम को ऐड करेंगे और उसका नेम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम आपने ऐड किया। ठीक है, ये ऐड किया तो थर्ड स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, अल्कलाइन। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ हर एक स्टेप के बाद ना वॉशिंग स्टेप मेन है। आपने ये स्टेप किया, वॉश किया इन वेल्स को, ये स्टेप किया, फिर वॉश किया। वॉशिंग स्टेप इज नेसेसरी आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। फिर आपने यहाँ पर ऐड किया है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को, और इसके बाद फिर से आपने वॉश किया। देन ये वाला, अब क्या होगा, ये एंजाइम है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी और ये एंटीजन से बाइंड करके एंटीबॉडी कॉन्जुगेट या एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम, आपको पता है ना, जब आपने एंजाइम ऐड कर दिया है तो एंजाइम ऐड करने के लिए आप इसमें एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, एक कलरफुल सबस्ट्रेट भी ऐड करोगे। और वो जो सबस्ट्रेट होगा, हमें पता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बहुत अच्छे से लिंक होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और वो जब सबस्ट्रेट इसमें ऐड होगा वो कैसा होगा, कलरफुल होगा। अगर ये एंजाइम है तो यहाँ पर इन्हीं से बाइंड करेगा, नेचुरल सी बात है। जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो चुका है, देन यू विल ऐड हेयर अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब आपने क्या किया, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया वॉशिंग स्टेप के बाद में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जैसे ही विद द हेल्प ऑफ, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और इस कॉन्जुगेट, ये जो है यहाँ पर, ये क्या है आपका प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। ठीक है, और इस एंटीजन को आप इधर ले लीजिएगा, ये एंटीजन कोएटेड वेल था। इसमें आपने क्या क्या ऐड किया है, पेशेंट का ब्लड लिया था, सेंट्रीफ्यूज कराया था, सीरम ऊपर हुआ। ठीक है, लाइट वेटेड पार्टिकल है, सीरम में ही एंटीजन प्रेजेंस है, और उस सीरम को आपने माइक्रोटाइटर प्लेट जो है उसमें लोड किया। उसके जो एंटीजन हैं वो वॉल्स पे क्या हो गए, अटैच हो गए। फिर आपने रेडीमेड एंटीबॉडी, एंजाइम कोएटेड या एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इसमें ऐड किया। अगर वो एंटीजन और ये एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है ना, ये उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के ही अगेंस्ट जाकर के क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो ये बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, वहां से भी देख सकते हो। उसके बाद हमने इसमें एक एंजाइम ऐड किया, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, आप यहाँ पे एक और ऐड करेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है, एक मिनट बच्चों, हाँ अभी ठीक है ना।
एक अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को ऐड किया और आपने फिर क्या एक क्रोमोजेनिक एक कलरफुल सबस्ट्रेट भी ऐड किया। तो नाउ द नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज आफ्टर वॉशिंग अ क्रोमोजेनिक substrate is added। अब क्या होगा, ठीक है, ये देखिएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया, वैसे ही ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इस एल्कलाइन फॉस्फेटेज से, यहाँ पर एंजाइम कौन है, एंजाइम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये तो हुआ है एंजाइम, और ये है यहाँ पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। जैसे ही, और ये भी आपको पता है कि ये एंजाइम तभी बाइंड करेगा जब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा। जैसे ये बाइंड करेगा वैसे ही ये क्या करेगा, यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या देखा, नाउ कलर प्रोड्यूस। अब अगर कलर प्रोड्यूस हुआ है तो इट मीन्स ये कैसा है, दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, ये टेस्ट पॉजिटिव है। देखो दोबारा से रिपीट करती हूँ, डायरेक्ट एलाइजा में क्या किया हमने, माइक्रोटाइटर प्लेट लिया एंड दिस प्लेट वाज एंटीजन कोटिंग प्लेट। वो एंटीजन कहाँ से ऐड करे आपने, पेशेंट के सीरम से। अगर एंटीजन वाकई में थे, देखो किसी इंडिविजुअल को सस्पेक्ट है अपने ऊपर, कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है, उसे पता है कि शायद हो सकता है मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए एक बार, तो अगर HIV वायरस प्रेजेंट होगा तो वो यहाँ वायरस पे आ गया, ठीक है। फिर जैसे ही वॉशिंग स्टेप किया तो वो अच्छे से बाइंड अप हो चुके हैं, जो एक्स्ट्रा एंटीजन्स होंगे सिर्फ वही रिमूव हुए होंगे प्लेट से, सब नहीं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ऐड किया और इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, ठीक है, ये बना। और ये एंटीबॉडी भी कब बाइंड करेगी, जब एंटीजन होगा तभी तो बाइंड करेगी। अब देखिएगा, जैसे इस स्टेप के बाद में हमने वॉश किया तो देखो कुछ जगह पर मैंने ना बाइंडिंग नहीं दिखाई है, ये एंटीजन, ये एंटीजन, ये अनबाइंड है, यानी कि इनके साथ बाइंड नहीं हो पाया है। सपोज करिएगा ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट नहीं बन पाया है, तो जैसे ही वॉश किया, वॉशिंग के बाद में ये सब रिमूव हो गए, वॉश हो गए, सिर्फ ये 3 रह जाएंगे अब इस प्लेट के अंदर, ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स रह गए। फिर हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज ऐड किया। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, वो यहाँ इन पर आकर के बाइंड कर जाएगा, इस तरह से बाइंड कर गया, ठीक है। अब उसके बाद में वॉश किया, कुछ अगर रिमेनिंग होगा यहाँ पे 1-2 जो नहीं बाइंडिंग है वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इस एंजाइम से बाइंड करेगा, वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहाँ इस एंजाइम से बाइंड करेगा। और हमें पता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और वो भी एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है तो क्या होगा, कलर दिखेगा। अगर आपको कलर दिख रहा है इस रिएक्शन में तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। अगर सपोज करना कलर नहीं दिखता, कलर कब नहीं दिखता, सस्पेक्टेड पेशेंट था, उसे डाउट था, सीरम लिया, है ही नहीं है, वो नेगेटिव है, एंटीजन है ही नहीं है, HIV वायरस है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस सीरम में कोई एंटीजन नहीं है, तो वो एंटीजन इसके वॉल्स पे आए ही नहीं, ठीक है। फिर जब हमने ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है इसको ऐड कराया, जब यहाँ एंटीजन ही नहीं थे तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाया। जैसे ही वॉशिंग स्टेप किया गया, पूरा का पूरा जो प्राइमरी कॉन्जुगेट था, ये जो कॉम्प्लेक्स था एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये बह गया, रिमूव हो गया। फिर आपने इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज ऐड किया, कुछ था ही नहीं इसके अंदर,
तो वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रहा, लेकिन जैसे आपने वॉशिंग स्टेप दिया वो भी रिमूव हो गया। फिर आपने जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया तो एंजाइम तो जा चुका था ना वॉशिंग स्टेप के साथ में, तो अब वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के लिए क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंजाइम की एब्सेंस में कलर नहीं देगा। यानी कि अगर कलरलेस होता ये, है ना, अगर कोई कलर नहीं होता, इफ कलर डज नॉट प्रोड्यूस आफ्टर दिस टेस्ट, तो बेटा टेस्ट कैसा होता, तो टेस्ट इज नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, टेल मी वेरी फास्ट। और इसे यहाँ तक नोट करिएगा आप जल्दी से, अगर रिपीट कराना है तो बोल दीजिएगा, नहीं तो इसे नोट करिएगा जल्दी से। बच्चों डन, रब कर दूं, ओके ठीक है। देन इट वाज डायरेक्ट एलाइजा। अब हम चलेंगे, सब बिल्कुल सेम है तीनों स्टेप। अगर आपको ये वाला समझ में आ जाएगा ना तो वो दोनों स्टेप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप था हमारा कौन सा, दैट इज इनडायरेक्ट एलाइजा। और हमें पता है कि जो इनडायरेक्ट एलाइजा है इसमें हमने एंटीजन का डिटेक्शन किया है, इसमें एंटीजन कोएटेड वेल्स लिए हैं, वहाँ पर हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो नाउ द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा, वी नो इट इज फॉर एंटीबॉडी। वहां पर हमने प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट को यूज किया था। प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट कौन थे वहां पे, जो एंजाइम एंटीबॉडी को यूज किया था, मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहां पर वो एंटीबॉडी जो होगी वो पेशेंट के सैंपल के अंदर है, और स्पेसिफिक जो एंटीजन होगा वो हम मार्केट से क्या करेंगे, लगा देंगे वॉल्स पे, जो वेल्स है, माइक्रोटाइटर प्लेट है, ठीक है। तो सपोज करिएगा ये है वो प्लेट, और यहाँ आपने ऐसे इसमें एंटीजन को एड्सॉर्ब करा दिया है ऑन द वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट्स। दे आर व्हाट, दे आर द एड्सॉर्ब, यानी कि यहाँ पर हमने एंटीजन को एड्सॉर्ब कराया है ऑन द वेल्स। सो फर्स्ट स्टेप इज antigens is adsorbed on well। क्लियर है ना, कोई पता है, डाउट है किसी को कि भाई हो सकता है मुझे, तो उस डिजीज कॉज करने वाले जो स्पेसिफिक एंटीजन है उनको यहाँ पर क्या करा दिया है, एड्सॉर्ब करा दिया, ठीक है। ये सेम वही कहानी है, ये पेशेंट का सैंपल है और यहाँ पर ये सीरम है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये वही सेम जो उसके हैवीएस्ट पार्टिकल हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह वो सब हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट ब्लड था जिसकी कंडीशन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इस तरह से हो गई है, हमें तो सुपरनेटेंट चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज पेशेंट ब्लड सैंपल, ठीक है। ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं ये आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन की है, ठीक है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ही तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, सीरम को और बाकी सारी चीज़ों को, है ना, अलग अलग। इसके बाद वही सेम यहाँ पर भी हमने जो एंटीबॉडी हैं इस सीरम में, उनको आपने यहाँ पर ऐड करा दिया, ठीक है, और ये इस तरह से ऐड हो गई। इस सीरम में इस बार एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, इस तरह से ये ऐड हो गए।
ठीक है, ये इस तरह से ऐड हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली सेकेंड स्टेप आप लिख दीजिएगा, पेशेंट सीरम वॉशिंग स्टेप इज अगेन नेसेसरी आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। तो मैं इसको बार बार नहीं लिख रही हूँ। पेशेंट सीरम इज एडेड किया, ठीक है। अब क्या है, वहाँ हमने यूज़ करते प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। यहाँ पर भी वही सेम कहानी होगी, वही एंजाइम लिंक्ड होंगी, लेकिन इस बार उन एंटीबॉडी को देखो। क्यों? क्योंकि एक तो एंटीबॉडी यहाँ सीरम से आ चुकी है ना, दूसरे वाले जो एंटीबॉडी होंगे उनको सेकेंडरी एंटीबॉडी कहा जाएगा। और सेम वही स्टोरी यहाँ पर भी है कि ये कैसे हैं, ये रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल हैं, जो पर्टिकुलरली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या करेंगे, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी सेम वही है एंजाइम लिंक, लेकिन इनको अब की बार हम सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलेंगे। क्या नाम देंगे इनको? सेकेंडरी एंटीबॉडी। क्यों बोला है? क्योंकि एक तो यहाँ से आ गए ना, सीरम से एंटीबॉडी आ चुके हैं, एक एंटीबॉडी और एंटीजन का तो कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो चुका है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस पर जाकर के बाइंड करेंगे, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। क्लियर है? सो नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हाट? सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एडेड। और जब सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम ऐड करेंगे तो बताइए मुझे क्या बनेगा? अब बनेगा यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, याद रखिएगा ये एंजाइम लिंक्ड ही है, और ये इससे जाकर के इस तरह से बाइंड हो जाएगी यहाँ पर। सपोज करिएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से बाइंड हो गई यहाँ पे, ये एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। सब कुछ सेम है, वही जैसे कहानी चल रही जैसे हमने डायरेक्ट में पढ़ा था, बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी एक ही टाइप की तो एंटीबॉडी यूज़ करे थे। यहाँ पर हम सीरम से भी एंटीबॉडी ले रहे हैं, फिर जो रेडीमेड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं उनको भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, जब ये ऐड हो जाएंगे तब ये बनाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। बना दिया? मैं इसको यहाँ पे अलग से नोट करके लिख देती हूँ, नोट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वॉशिंग स्टेप जो है, वॉशिंग स्टेप इज नेसेसरी आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप, पूरे प्रोसेस में। तो मैं यहाँ पे अलग अलग से, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ वॉश किया, यहाँ वॉश किया, यहाँ वॉश किया, सब जगह पर आपने वॉशिंग किया है। इसके बाद क्या हुआ, ये एंजाइम लिंक्ड है, सेम वही कहानी फिर से आ गई, एंजाइम इज एडेड नाउ, ठीक है, एंजाइम इज एडेड नाउ। ये आ गया यहाँ पर एंजाइम, फिर से ऐड हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है, दैट इज व्हाट, वही सेम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज एडेड, या सिंपल में लिख सकते हो सबस्ट्रेट इज एडेड, ठीक है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज एडेड। स्टोरी सेम है, बिल्कुल सेम है, बस हमें वेल्स याद रखने हैं। डायरेक्ट में हमने एंटीजन कोएटेड वेल लिया था, यहाँ पर हम एंटीबॉडी कोएटेड वेल ले रहे हैं, और एंटीजन जो है वो पहले से आपने एब्जॉर्ब करा दी है ऑन दी वेल सरफेस। और फिर जैसे ही आपने यहाँ पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया, वैसे ही क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, दिस इज व्हाट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, वही सेम उसी के जैसा ही है ना। अगर इसमें ये कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, कलर देखने को मिलेगा हमें, यानी कि अगर कलर प्रोड्यूस है वही सेम, तो बताइए टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट इज पॉजिटिव, तो टेस्ट पॉजिटिव है। नो कलर मीन्स नेगेटिव टेस्ट, नो कलर मीन्स नेगेटिव टेस्ट। ये है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा, प्लीज नोट इट डाउन।
जल्दी से नोट करिएगा बेटा। डन, चलिए ठीक है। आप देखिएगा लास्ट जो है दैट इज सैंडविच एलाइजा। वैसे अगर वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो कभी नहीं कोई उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। उसको सैंडविच एलाइजा क्यों बोला गया है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ठीक है, कि उसको सैंडविच एलाइजा क्यों कहा गया है। थर्ड इज सैंडविच एलाइजा। क्यों कहा गया है इसको, नाम से पता चल रहा है। सैंडविच होता है ना, दो ब्रेड होती है और उनके बीच में आलू होता है ना, एक लेयर बीच में, उनके बीच में हम कुछ भी स्टफ फिल कर सकते हैं, नॉट ओनली पोटैटो, कुछ भी स्टफ फिल कर दीजिए, वो बन गया सैंडविच। ये तो होता है, 2 लेयर्स हैं सेम प्रोडक्ट की, उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट आप कुछ भी सबस्ट्रेट ऐड कर दीजिए, वही तो सैंडविच होता है। तो सेम यही वही है ना, सैंडविच एलाइजा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें ये वही सेम स्टोरी होगी। अभी तक हमने या तो इसकी सरफेस पर एंटीजन को ही एब्जॉर्ब कराया था, या तो पेशेंट के सैंपल से, या तो आपने रेडीमेड एंटीजन्स करवाए थे, है ना, ये सब करवाया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपका बेसिकली वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ही ऐड कर दोगे, यानी कि ये सेम वही है, पेशेंट का सैंपल है, ये सीरम है और बाकी का ये सारा कुछ है, ठीक है। दिस इज सीरम ऑफ पेशेंट और ये पूरा ब्लड सेल्स हैं उसके, लाइक आरबीसीज या प्लेटलेट्स वगैरह, ठीक है, वो सब है इसके। तो ये पेशेंट सैंपल है, पेशेंट सैंपल आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, वही सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होगा इसमें, यहाँ पर जैसे ही आप इस सीरम को इसमें ऐड करोगे, इस सीरम में एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडी कोएटेड वेल है और साथ साथ में इन पर एंटीजन्स का भी प्रेजेंस है। नेचुरल सी बात है ना, सीरम है उसमें क्या होगा, उसमें एंटीजन तो होंगे ही होंगे, एंटीबॉडी तो बने ही होंगे, लेकिन एंटीजन भी उसमें होंगे। भाई एंटीजन होगा तभी तो हमारी बॉडी सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीजन होगा ही नहीं तो क्यों बनाएंगे बेकार में, है ना। तो यहाँ पर ये है एंटीजन्स, सपोज ये इस तरह से ये एंटीजन है यहाँ पर, जब आपने इस सैंपल को ऐड किया। ये अभी तक ऐसी कंडीशन हमने प्रीवियस उसमें नहीं देखी थी टेस्ट में। तो ये क्या हो गया आपका, एंटीजन एंटीबॉडी कोएटेड वेल, ठीक है, ये है आपका। अब क्या करेंगे हम, वही यहाँ पर ये भी प्राइमरी एंटीबॉडी होंगे तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी का नाम देंगे, ठीक है। वो ये जो एंटीबॉडी है ये एंजाइम से लिंक्ड है, ये सब वही सेम स्पेसिफिक रेडीमेड जो मार्केट में अवेलेबल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे भाई, सेकेंडरी एंटीबॉडी, और ये एंजाइम लिंक्ड हैं ये, ठीक है, दे आर एंजाइम लिंक्ड। अब क्या होगा, जैसे ही ये इसमें ऐड होंगे इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसे हो गई ना, सैंडविच लाइक अपीयरेंस, हाँ या ना, ऐसा ही तो होता है सैंडविच भी, ऐसे दो सेम प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंट सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इस तरह से। एंटी वॉशिंग स्टेप वही है, सब कुछ सेम है। तो क्या कहानी होगी यहाँ पर, पहला एंटीजन एंटीबॉडी कोएटेड वेल आपने यूज किया,
किसके थ्रू किया था, याद आया? पेशेंट सैंपल ही तो लिया है आपने यहाँ पर, पेशेंट सीरम इज एडेड, तभी तो ये वाला वेल बन के तैयार हुआ। पेशेंट सीरम इज एडेड, डन। अब सेकंड, वॉशिंग स्टेप इज नेसेसरी आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। सेकंड क्या किया हमने यहाँ पर, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थी एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, एडिड, दे वर एडिड। फिर थर्ड स्टेप वही सेम, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाज एडिड, है ना, ये है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, दिस इज व्हाट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज एडिड नाउ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, इज एडिड। और आपको पता है जैसे ही आप इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करोगे वैसे ही क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स बन रखा होगा तो हमें पता है कलर प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। अगर कलर प्रोड्यूस हुआ है, सेम वही पॉजिटिव टेस्ट है। अगर कुछ था ही नहीं तो नो कलर, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको नो कलर, कोई कलर नहीं बनेगा क्योंकि सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एंजाइम नहीं होगा। यहाँ पर वो प्लीज लिख दीजिएगा एक स्टेप और, एंजाइम भी बाइंड करेगा, वो मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा थर्ड में, एंजाइम दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एडेड, ठीक है। देन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट आप ऐड करेंगे, कोई कलर नहीं बनेगा, टेस्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव टेस्ट हो गया ये एलाइजा का HIV के लिए, ये नोट करिएगा। फिर जो लास्ट है ऑटो रेडियोग्राफी, हम उसको पढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी को पढ़ने के बाद में। डन इट इज, डन, ओके। अब जो लास्ट है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। देखो ऑटो रेडियोग्राफी में पहले समझना कैसे करते हैं, वही सेम कहानी है, अर्ली डायग्नोसिस के लिए ही करेंगे। अगर सस्पेक्टेड कोई पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उसमें अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा। उसी जेनेटिक मटेरियल, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड हो, डजंट मीन, उस सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड जो जेनेटिक मटेरियल है उस पर्टिकुलरली जो पैथोजन है, पॉजिटिव पैथोजन, उसके पैथोजन के साथ में उसको क्या करा दिया जाएगा, उसको लेबल्ड करा दिया जाएगा, किससे, विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के साथ में या कोई फ्लोरोसेंट डाइज के साथ में। बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 लाइन का ही, बहुत छोटा सा है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के साथ में या फिर किसी फ्लोरोसेंट डाई के साथ में उस पर्टिकुलर DNA को क्या करा देंगे, लेबल्ड करा देंगे। और फिर उसको हम किस पे देखेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले रहे हो या फ्लोरोसेंट डाइज ले रहे हो, ये उस DNA के लिए है, स्पेसिफिक के लिए है। हमें यहाँ पे DNA प्रोब्स का भी यूज करना होता है, ठीक है। हमें पता है प्रोब्स क्या होते हैं, प्रोब्स मतलब आप कह सकते हैं जनरली जो VNPRS हैं, हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़े भी थे, है ना, जो हर किसी एक इंडिविजुअल के लिए फिक्स होते हैं। हमारे सबके अलग अलग VNPRS होते हैं, उन्हीं के भी हाफ पे तो हम जो भी केस सॉल्व करने होते हैं, हमें कोई पैटर्निटी टेस्ट है या कोई